नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज। चलिए रुक करते हैं खबरों की और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे पलवल की। पलवल के NH-19 स्थित गांव अटोहा गांव पर चल रही किसानों का धरना लगातार जारी है। धरने पर चल रहे किसानों की 24 घंटे की सांकेतिक भूख हड़ताल। 11 किसान इस भूख हड़ताल में बैठ रहे हैं और ये एक सांकेतिक भूख हड़ताल कर रहे हैं। इस पर किसानों का कहना है कि जब तक सरकार इस काले कानून को वापस नहीं ले लेती तब तक मरते दम तक उनका ये आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। किसानों का आंदोलन तेज आंधी और तूफान की वजह से किसानों का पांडाल तो गिर गया, लेकिन उनके इरादों को नहीं हिला पाया, जिसे गिरे हुए पांडाल को किसानों ने दोबारा से उठाया और उसे मजबूती के साथ नए सिरे से खड़ा कर दिया। आपको बता दें कि किसान कृषि बिल को रद्द करवाने, MSP पर कानून बनवाने के लिए धरने पर बैठे हैं और किसानों का मनोबल दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। ठंड और सर्द हवा भी उनके मनोबल को कम नहीं कर पा रही। किसानों के धरना स्थल पर 8वें दिन भी 24 घंटे की सांकेतिक भूख हड़ताल जारी रही। भूख हड़ताल पर मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड के 11 किसान बैठे हैं। किसानों का कहना है कि आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज गति देकर और मजबूत किया जाएगा। जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाता वो पीछे हटने वाले बिल्कुल भी नहीं है, चाहे समय कितना भी लग जाए। मोदी सरकार को उनकी मांगों पर विचार करना ही होगा और जब तक सरकार इन्हें वापस नहीं ले लेती तब तक उनका आंदोलन यूं ही तेज गति से जारी रहेगा। और निश्चित तौर पर इस काले कानून के खिलाफ सरकार और किसानों के बीच चल रही इस लड़ाई में किसान की ही जीत होगी और सरकार को हर हाल में किसानों के आगे झुकना ही पड़ेगा और उन्हें ये काला कानून वापस लेना ही होगा। मैं भोपाल से आई हूँ। मेरा नाम खुशबू केवट है और ये जो आज हम जिस पे बैठे हैं भूख हड़ताल पे, ये किसानों के समर्थन के लिए बैठे हैं। जब तक ये तीनों मांगे रद्द नहीं होंगी तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। क्या लगता है सरकार जैसे कल मीटिंग होने वाली है, शीर्ष नेता मीटिंग करेंगे, क्या सरकार मानेगी? मानना पड़ेगी, नहीं मानेगी, मानना पड़ेगी उनको। कब तक अड़े रहेंगे? जब तक ये रद्द नहीं होगी तब तक हम यहीं डटे रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम श्रीवास है। मैं कैलारस से आया हूँ। जहाँ तक पैदल यात्रा में तब तक मोदी 3 काले कानून को वापस नहीं लेगा, हम जहाँ पर ही भूख हड़ताल में रहेंगे। कब तक बैठे रहेंगे आप? 24 घंटे। क्या मांग करते हैं सरकार से? तब तक मोदी 3 काले कानून नहीं करेंगे, हम जहाँ पर ही रहेंगे। तो जी आप क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे तेवतिया पाल के किसान यहाँ पर कल से। रात को आंधी आई, पांडाल गिर गया, उथल पुथल हो गया, किसी को चोट आई, क्या रहा रात? चोट किसी को नहीं आई जी, एक के चोट आई है। बाकी और तो भगवान हमारा, हम तो आ रहे तो भगवान जिम्मेदारन को तो भगवान हमारा चोट भी लगे जब भी कोई बात नहीं है। बाकी मोदी जी से हमारी अरदास है, हमारी मांग पूरी करे। अगर आप नहीं करेगो मोदी जी तो हम तिरंगा हम फैलाएंगे। जिम्मेदार जो ट्रैक्टरन के साथ झंडा लगा 26 जनवरी को दिल्ली में। 26 जनवरी को हम फैलाएंगे। हम देखें मोदी कैसे झंडा फैलावे। तो किस तरह से परेशानियां हो रही हैं यहाँ पर किसानों को? लंबे समय से रुके हुए हैं, भूख हड़ताल भी चल रही हैं, अनशन भी चल रहे हैं। क्या कहोगे, सरकार सुनवाई करेगी? कल मीटिंग होने जा रही है। देखो जी, हम उम्मीद करें अगर सरकार। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। हरियाणा सरकार ने कोरोना महामारी में खराब हो रही बच्चों की पढ़ाई को देखते हुए जहां 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल खोलने के आदेश जारी किए हैं, तो वहीं छोटे बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उनकी क्लास न लगाने के आदेश भी जारी किए हैं। लेकिन फरीदाबाद में निजी स्कूल अपने स्वार्थ के चलते हरियाणा सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और छोटे छोटे मासूम बच्चों की जान के साथ भी खिलवाड़ करते हुए उनकी क्लास लगा रहे हैं, जहां ना तो मास्क का प्रयोग किया जा रहा है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। निजी स्कूल अपने स्वार्थ के चलते न केवल छोटे बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बल्कि हरियाणा सरकार के आदेशों को भी ठेंगा दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि NIT फरीदाबाद की राजीव कॉलोनी में SS कॉन्वेंट स्कूल द्वारा छोटे बच्चों की क्लासें लगाई जा रही हैं। यहाँ आने वाले बच्चों के चेहरे पर फेस मास्क तक नहीं है और ना ही इनमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कहीं नजर आ रहा है। ऐसा करना केवल स्कूल द्वारा कोविड-19 की गाइडलाइन का उल्लंघन किया गया, बल्कि सरकार के आदेशों की भी धज्जियां उड़ाई गई। जब इस बारे में स्कूल संचालक से बात की गई तो उन्होंने
वो बात करने से बिल्कुल मना कर दिया और कैमरे के आगे वो कुछ भी नहीं बोले। वहीं स्कूल खोले जाने की सूचना मिलने के बाद शिक्षा विभाग द्वारा भेजे गए शिक्षा अधिकारी ने भी मौके पर पहुंचकर पाया कि स्कूल द्वारा स्कूल खोलकर न केवल मासूम बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, साथ ही साथ शिक्षा अधिकारी विनोद ने बताया कि वो इसकी रिपोर्ट सीनियर शिक्षा अधिकारी यानी कि DEO को भेजेंगे, जिसके बाद स्कूल के खिलाफ जो कार्यवाही बनेगी वो शिक्षा विभाग द्वारा की जाएगी। हाँ जी। क्या देखा है, कितने बच्चे हैं? कौन से यहाँ पहली से 5वीं के हैं करीब 100 बच्चे। तो कौन सा स्कूल है जिसमें आप पहुँचे? क्या बोले? कौन से स्कूल में पहुँचे इस टाइम? कौन से? SS कॉन्वेंट स्कूल राजीव कॉलोनी। तो छोटे बच्चे बुलाए हैं, सरकार की गाइडलाइन है तभी छोटे बच्चों को नहीं बुलाया जाए, इसके बाद बच्चे हैं, किस प्रकार की जो कार्रवाई? हाँ, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो मेरे को तो समयपुर के प्रिंसिपल ने भेजा विजिट के लिए कि मैं वहाँ देख के आओ कितने बच्चे हैं, और उनके पास DO मैडम का फ़ोन आया तो उनने मेरे को यहाँ पर भेजा है चेक करने के लिए। क्या कार्रवाई होगी? अब ये तो हम तो रिपोर्ट भेज देंगे, सरकार जो या हमारे शिक्षा अधिकारी जो करेंगे वो देखेंगे। सर एक्चुअली क्या है कि जो हरियाणा गवर्नमेंट गाइडलाइंस है कि कोरोना महामारी के कारण आप ऑनलाइन एजुकेशन दीजिए, उसी के तहत सर हमारी पढ़ाई चल रही है। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो जिनके माता पिता उनको सपोर्ट नहीं कर पाते उनकी पढ़ाई में, तो उनको काफ़ी क्वारीज आ रही थी, तो हमारे पास कॉल्स आ रहे थे उनके, सर आप एक बार इनको कुछ हेल्प करवा देते। तो सर हमने उनके लिए एक डेट रखी थी, ठीक है उस दिन हम टीचर्स को बुला लेंगे और जो भी क्वारीज है उनको हम सॉर्ट आउट करने। सर मीडिया द्वारा रियलिटी चेक किया गया है, आपके स्कूल में बच्चे पाए गए छोटे? जी जी बिल्कुल, बच्चे वो इसी कारण से आए हुए थे जो उनको क्वारीज में प्रॉब्लम थी। बाकी है कि जो 9 से 12 तक की क्लासेस है जी, उसमें बच्चों की इनरोलमेंट वगैरह भी रनिंग में। कोरोना काल चल रहा है, सरकार ने कहीं आदेश दिए नहीं छोटे बच्चे बुलाने के, उसके बाद आपने बुला रखे हैं? हाँ वो सर हमें इसी कारण से बुलाने थे, पेरेंट्स की ही उसमें पूरी सहमति है, पेरेंट्स ने भेजे थे, पेरेंट्स खुद भी साथ में आए हुए थे, उन्होंने बच्चों को हमारे पास लेकर आए। कहीं ना कहीं सरकार के आदेशों की धज्जी है तो स्कूल की तरफ से उड़ाई जा रही है सर? नहीं सर, एक्चुअली क्या है, हम कोशिश पूरी कर रहे हैं कि सरकार के ही गाइडलाइंस को हम फॉलो करें, पर कुछ बच्चों की जो प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसे भी दूर करने अध्यापक की जिम्मेदारी है, तो इस जिम्मेदारी को हमने निर्वहन किया और बच्चों को बुला करके साक्षात टीचर के सामने उनकी जो भी क्वारीज है उसको क्लियर करवा के बच्चों के साथ घर भेजे। सरकारी टीचर वहाँ पहुँचे हैं, उसके बाद बच्चों की छुट्टी की गई है? जी सरकारी एक्चुअली हमने बच्चों को जी लगभग 10:30 या लगभग 10 सवा 10 बजे, मतलब 10 बजे ऑनवर्ड्स का टाइम था। तो आप मानते हैं कि आपसे गलती हुई? गलती सर ये मान लिया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बल्लभगढ़ से सेक्टर 3 के प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत महिला स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा गर्भपात की दवाई देते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रंगे हाथों कर्मचारी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। डिप्टी सिविल सर्जन और SMO की टीम ने इस महिला स्वास्थ्य कर्मी द्वारा दी गई गर्भपात की दवाई और 1000 रुपये नगद भी मौके से बरामद किए हैं, साथ ही साथ इसकी वीडियो भी बनाई है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा पुलिस को सूचना देकर MTP एक्ट के तहत अगली कार्यवाही की जा रही है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, ये वही वीडियो है जो मोबाइल द्वारा बनाई गई है, जो कि स्वास्थ्य विभाग ने बनाई है, जिसे डॉक्टरों की टीम ने छापे मारने के दौरान बनाया, जिससे साफ देखा जा सकता है कि बल्लभगढ़ स्थित सेक्टर 3 के प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत महिला स्वास्थ्य कर्मचारी से गर्भपात की दवाई और 1000 रुपये बरामद किए गए हैं। जो बच्चा रोकने की दवाई है। बच्चा रोकने की, बच्चा गिराने की? रोकने की। अच्छा, रोकने की दवाई है। किसकी परमिशन से दे रहे थे आप? ये तो मेरी जानकार थे इसलिए सर। जानकार थी? कितने रुपए लिए थे आपने जानकार से दवाई देने के? 1000 रुपये थे। 1000 रुपये। कब से कर रही हैं? कब से कर रही हैं ये काम? ऐसा कुछ नहीं है कोई। कब से कर रही हैं इस काम को आप? गर्भपात की जो दवाई दे रही है कब से दे रही हैं? ये बच्चा रोकने की है, गर्भपात की दवाई नहीं है। चलिए, बच्चा रोकने की दवाई है, कब से दे रही हैं आप? कितने लोगों को अब तक दे चुके हैं? ऐसा कुछ नहीं है। कहाँ ड्यूटी करते थे आप? कौन सी जगह ड्यूटी करते? 3 सेक्टर में। 3 सेक्टर गवर्नमेंट अस्पताल में? अच्छा। यहाँ बिना हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के मंजूरी के देती है और अपने आप से गर्भपात करवाती है। तो उसी सिलसिले में एक टीम को गठित किया गया, जिसमें डॉक्टर हरीश आर्य थे नोडल अफसर जो है PNDT के, और मैं हो गया डॉक्टर हरजिंदर, और साथ में डॉक्टर हमारी संगीता हैं, उनको लिया गया, और DCO फरीदाबाद को लेने के बाद टीम बनाई गई और एक फर्जी ग्राहक हमने इसके पास भेजा गया, और फर्जी ग्राहक को ये लगातार इसके टच में था वो,
और जब ये हमारी डील पक्की होगी इनकी, तो इन्होंने आज 3:30 बजे का टाइम दिया उसको कि 3:30 बजे आप आ जाना और भाई रेस्टोरेंट के पास जो है सामने ही वहाँ मिलना। और यहाँ पे हम लोगों ने सारे पहले ही कैमरे सारे लगा कर रख ले दिए और सारी टीम चारों तरफ फैल गई थी। और जैसे ही इसने पैसे का लेन देन किया, 1000 रुपये इसने लिए और दवाई उसी समय गर्भपात की इसने उसको दी। और जैसे ही इसने गर्भपात की दवाई दी, ये गाड़ी में आई थी किसी की, और उस गाड़ी में ही ये बात जब दोबारा बैठने लगी तो उसी साथ में हमने उसी से डॉक्टर संगीता मेडिकल ऑफिसर और ड्रग कंट्रोल ऑफिसर की टीम गठित कर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इसके लिए एक फर्जी ग्राहक जो है ना इसके पास भेजा गया और 1000 रुपये में इसने गर्भपात की दवाइयाँ उसको अस्पताल से बाहर मार्केट में आकर दी। तो ये बेसिकली सरकार जो है ना गोल्डन रेशो, जो सेक्स रेशो की एक गोल्डन रेशो होती है 950, उसको अचीव करने के लिए सरकार ने लगातार एक मुहिम जारी रखी हुई है, जिसके तहत ये कार्रवाई हो रही है। तो क्या कुछ बातचीत हो पाई है, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है, कब से कर रही है, क्या कुछ मतलब अब तक कितने लोगों को इस तरह की दवाई? चलिए बढ़ते अगली खबर की। अब बात करेंगे बढ़ते जाम की। अब शायद जल्द ही नोएडा से फरीदाबाद आने वाले लोगों को जाम से राहत मिलेगी। आपको बता दें कि फरीदाबाद के तिगांव विधानसभा क्षेत्र में यमुना नदी के ऊपर फरीदाबाद और यूपी के नोएडा को जोड़ने वाले निर्माणाधीन मंझावली पुल का तिगांव से बीजेपी विधायक राजेश नागर ने निरीक्षण किया और कहा कि मई 2021 तक ये पुल बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे फरीदाबाद और नोएडा की दूरी कम हो जाएगी और आवागमन सुगम हो जाएगा, जिससे लोगों का समय और पैसा दोनों ही बचेगा। गौरतलब है कि साल 2014 में केंद्रीय राज्य मंत्री बनने के बाद फरीदाबाद के सांसद कृष्णपाल गुर्जर ने इसे एक ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में शुरू करवाया था, जिसका शिलान्यास केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया था। दरअसल ये पुल 2019 में बनकर तैयार होना था, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों और कोरोना के चलते ये प्रोजेक्ट लेट हो गया। आज तिगांव के बीजेपी विधायक राजेश नागर ने पुल का निरीक्षण किया कि आखिरकार इसका कार्य कहां तक पहुंचा और साथ ही ये कहा कि मई 2021 तक यह पुल जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जमुना पर निर्मित होने वाले इस पुल के शुरू हो जाने से फरीदाबाद और नोएडा की दूरी कम हो जाएगी, जिससे लोग आसानी से दिल्ली जाए बिना नोएडा पहुंच सकेंगे और इससे लोगों का समय और पैसा दोनों बचेगा। विधायक जी, मंझावली पुल का औचक निरीक्षण क्यों? देखो, एक ये हमारे विधानसभा क्षेत्र में आता है तिगांव में, और ये हमारी एक लाइफ लाइन है। बहुत सालों से एक हमारे क्षेत्र की मांग थी कि ये यहाँ पर मंझावली का एक पुल बने, और हमारे ज़्यादातर रिश्तेदारियाँ यूपी में हैं और यूपी वालियों की हमारे इधर हरियाणा में है। तो हम लोगों को जो यहाँ के हमारे लोग हैं उनको जाने में आने में बहुत दिक्कत होती थी। हमें दिल्ली होते हुए जाना पड़ता था कालिंदी पुल से, या उससे पहले हम जो है ISBT से जाते थे। तो हमारे केंद्रीय मंत्री जी ने एक ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, जैसे ही वो केंद्र में मंत्री बने उन्होंने यहाँ पर इसका उद्घाटन किया। नितिन गडकरी जी हमारे केंद्रीय मंत्री जी को कॉन्फिडेंस में लेकर, और एक ये हमारे मतलब आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा और जल्दी ही ये पुल हमारा बनके तैयार होने जा रहा है। सर 2019 में पुल बनकर तैयार होना था, इतना डिले आखिरकार कैसे हो गया सर? इस पर राजनीति भी हुई, कई बार यहाँ पर धरना प्रदर्शन भी हुआ, उसके बावजूद एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, कुछ कोविड भी बीच में आ गया, उसकी वजह से थोड़ा डिले हो गया। और अभी सारे अधिकारीगण और कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर ही हैं और मई तक ये पुल बनकर तैयार हो जाए। बीच में कुछ पिलर्स में दरार जरूर आई थी, वो सब चेंज करा दिए गए। पिलर्स में नहीं आई थी, स्पैन में आई थी, वो चेंज करा दिए गए, सेगमेंट में आई थी। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। अब बात करेंगे किसान आंदोलन की। किसानों के आगे लाख मुश्किलें उनके आड़े आ रही हैं, कभी आंधी तूफान तो कभी किसानों का टूटना और जहर पीकर आत्महत्या करने की कोशिश करना, तो कहीं किसानों से भरी बस का हादसे में शिकार हो जाना और किसानों का गंभीर रूप से घायल होना। लेकिन फिर भी किसान अपने आंदोलन पर डटे हैं। किसान आंदोलन में दिल्ली जा रहे किसानों से भरी एक स्कूल बस अनियंत्रित होकर गन्ने से भरी ट्रॉली में जा टकराई, जिसके बाद बस पास में बने एक मंदिर में जा घुसी। घटना में 2 किसानों को गंभीर चोटें लगी, जिसको PGI में भर्ती कराया गया। जो घायल हुए थे किसान, उनको PGI में भर्ती कराया गया।
किसान पंजाब के संगरूर से दिल्ली सिंधु बॉर्डर पर जा रहे थे और किसान आंदोलन में धरने पर वो ये लोग जा रहे थे। फिलहाल घायल किसानों की हालत नाजुक बनी हुई है। किसान आंदोलन लगातार बड़ा होता जा रहा है। जहां ठंड और जहर खाने से किसानों की लगातार मौत हो रही है, तो वहीं सड़क पर वाहनों की भीड़ भी चिंता बढ़ा रही है। दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर आंदोलन के समर्थन में धरने पर जा रहे किसानों से भरी बस अनियंत्रित हो गन्ने से भरी एक ट्रॉली में जा टकराई। ये बस यहीं नहीं रुकी बल्कि फिर से अनियंत्रित होकर एक मंदिर में जा घुसी, जिसके बाद बस पूरी तरह से टूट गई। जिसके बाद 2 किसानों को गंभीर चोटें आई और राहगीरों ने घायलों को पीजीआई में भर्ती कराया, जहां किसानों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। दरअसल ये किसान पंजाब के संगरूर के रहने वाले थे, जो टीकरी बॉर्डर पर जा रहे थे। कैसी हुई घटना? ये सामने से गाड़ी आ रही थी, ड्राइवर से कंट्रोल नहीं हुआ, बात यही कारण। किस में लगी? वो जो की होता बैरिगेट, उस पर चढ़ गई गाड़ी फुटपाथ पर। गन्ने की ट्रेली में भी लगी है? हाँ, गन्ने की ट्राली में लग के फिर इधर को आ। कितने आदमियों को चोट लगी? 2 आदमी का कुछ अंगों को टूटा है। बाकी सब ठीक है? बाकी सब ठीक। कहाँ जा रहे थे आप लोग? सिंघू बॉर्डर पर जा रहे थे किसान आंदोलन में। कहाँ से आए? चलिए रुक करता है अगली खबर की और। भवानीखेड़ा के LBS स्कूल का पूरा स्टाफ का धरना अपने बकाया वेतन की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहा है और वो स्कूल के गेट पर बैठकर, उसके गेट के आगे बैठकर अपना धरना प्रदर्शन कर रहा है। थाना प्रभारी रविंद्र कुमार ने धरना स्थल पर पहुंचकर स्टाफ सदस्यों और प्रबंधन से बातचीत कर मामले में हस्तक्षेप किया और धरने को वहां से हटवाया। गौरतलब है कि भवानीखेड़ा स्थित LBS स्कूल के पूर्व स्टाफ सदस्यों ने आरोप लगाए हैं कि LBS स्कूल प्रबंधन उनकी कोरोना काल से पहले का 9 महीने का वेतन बकाया है, जो कि नहीं दे रहा है। उन्होंने वेतन के नाम पर जो बैंक के चेक दिए वो बाउंस हो गए हैं। बार-बार वेतन की मांग करने पर दिए गए बैंक चेक बाउंस होने पर पूर्व स्टाफ सदस्य बिफर गए और उन्होंने स्कूल के गेट पर धरना शुरू कर खंड शिक्षा अधिकारी और भवानीखेड़ा थाने में इसकी शिकायत दी। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए भवानीखेड़ा थाना प्रभारी ने धरने के 9वें दिन मौके पर पहुंचकर स्टाफ सदस्यों और प्रबंधन से बातचीत की और स्कूल प्रबंधन ने स्टाफ के पूर्व सदस्यों का बकाया वेतन महीने भर के अंदर दिए जाने का लिखित में आश्वासन देने का कहा है और स्टाफ का सारा वेतन है वो उसको दे देंगे। ये बात स्कूल प्रबंधन की तरफ से कही गई है। भवानीखेड़ा में LBS स्कूल है, उसका स्टाफ एक हफ्ते से धरने में बैठा था। उसकी जो तनख्वाह थी वो पैसे नहीं दे रहे थे। मैं आज स्कूल में गया था, उन्होंने आश्वासन दिया है कि 1 महीने में हम सभी जो जिनकी बकाया है पेंशन या तनख्वाह है वो हम दे देंगे। उसके इतना वो धरने से उठ गए हैं। 1 महीने में वो सब की तनख्वाह डाल देंगे खाता नंबर में, उनको ले गए अकाउंट नंबर। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। वाहनों पर जाति सूचक शब्दों का लिखना अब आम बात हो गया है। जो क्षेत्र बाहुल्य जाति से है और जहां उस जाति का दमखम है, वहां के लोग अपनी ही जाति के शब्दों को 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों पर अपनी जाति का नाम लिखना शान समझते हैं। मीडिया ने ग्राउंड पर जाकर ऐसे वाहनों की जांच की जिन पर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। वाहन चालकों ने तो एक सुर में ये कहा कि उन्हें पता ही नहीं कि इसे लिखना एक जुर्म है, जबकि पुलिस अधिकारी कहते हैं कि अभी तक उनके पास इस बारे में कोई आदेश नहीं आए हैं। जब तक आदेश नहीं आएगा तो ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जब उनके पास आदेश आएंगे उसके बाद ही वो लोग कार्रवाई कर सकते हैं। रवि कहाँ के रहने वाले हो? रवि 25 के गुर्जर लिखा हुआ है, आपको पता है जाति सूचक शब्द? अभी पता नहीं, पता होती तो हम सुनाई देते इसे। अच्छा, अभी तक आपको पता ही नहीं है? पता होगी तो छुड़वा दोगे आप? अभी बिल्कुल। आपका गुर्जर लिख रखा है, शान बढ़ती है क्या गुर्जर लिखने से या जाति सूचक शब्द लिखने से? ऐसा कुछ नहीं है, तो क्यों लिख रखा है? पुलिस छोड़ देगी आपको गुर्जर लिखने से? हिदायत तो सर मिलेगी नहीं, बता देंगे। अच्छा, हिदायत मिलेगी जब ही हटाओगे इसको? पहले से चलता आ रहा था, फिर बालक ने लिखवा दिया, अब इसको बता देंगे, आपने पता चल दिया। ठीक है जी, सॉरी। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राजेश कुमार है। राजेश जी, ट्रैफिक में हो आप और गुर्जर कोई जात इस तरह के जो जाति सूचक शब्द अपने गाड़ियों पर लगाए घूम रहे हैं,
तो आपके पास अभी तक कोई ऐसा आदेश आया है कि ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ कोई चालान या कार्रवाई करनी है? सर बनारस से तो कोई आदेश नहीं आया, लेकिन इन लोगों को बार बार हम समझाते रहते हैं और सारी चीज़ इन लोगों को बताते रहते हैं कि भाई ऐसा करने से इनको कोई बेनिफिट नहीं है। तो बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर 88 इलाके में i10 कार में आग लग गई। कार में आग लगने से कार में बैठे युवक की जलकर मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड पहुंचे और युवक के शव को गाड़ी से बाहर निकालकर मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए फरीदाबाद के बादशाह खान की मोर्चरी में रखवा दिया गया है और मृतक की पहचान सेक्टर 29 के रहने वाले सुरेश के रूप में हुई है। चलिए बढ़ते अगली खबर की और बात करेंगे स्वास्थ्य विभाग की। स्वास्थ्य विभाग वक्त वक्त पर लोगों को जागरूक करने के लिए तमाम अभियान चलाती रहती है और ऐसा ही अभियान फिर से स्वास्थ्य विभाग ने चलाया हुआ है। फरीदाबाद में इन दिनों स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार छापेमारी कर रही है और तो वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा अब पब्लिक प्लेस में सिगरेट, बीड़ी पीने और बेचने वालों के खिलाफ भी कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में फरीदाबाद डिप्टी CMO और बल्लभगढ़ SMO द्वारा बल्लभगढ़ के मुख्य बाजार में सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू बेचने और खाने वालों के खिलाफ कार्यवाही की गई। हरियाणा सरकार के नशा मुक्ति अभियान को अब फरीदाबाद में स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरा करने में जुट गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की टीम अब बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू बेचने और खाने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने का काम कर रही है। वहीं बल्लभगढ़ SMO डॉक्टर मान सिंह की माने तो फरीदाबाद को नशा मुक्त बनाने की मुहिम को लेकर लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीम काम कर रही है। फरीदाबाद में जगह जगह पर स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा बीड़ी, सिगरेट पीने वाले और बेचने वालों के चालान किए जा रहे हैं। ये कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर नरेंद्र कौर के माध्यम से ये शिकायत मिली थी कि ये राजकीय अग्रवाल कन्या स्कूल के साथ में 3-4 ये तम्बाकू और सिगरेट और ये बेचते हैं और इनको सभी को यहाँ से सारा चालान भी काटा गया है इनका और इनको बंद करा के आगे के लिए हिदायत दी गई है कि यहाँ कोई भी किसी भी कहीं भी अगर आपको भी मैं आपसे भी अनुरोध करता हूँ मीडिया कर्मी से भी कि जो भी कोई स्कूल और कॉलेज के आस पड़ोस में कोई भी तम्बाकू प्रोडक्ट नहीं बेचना है। अगर कोई बेचता है, इन सब रूलों का उल्लंघन करता है तो स्वास्थ्य विभाग को बताएं, हम उसका चालान करेंगे और उसके साथ में पुलिस में भी कंप्लेंट दे सकते हैं। ये सारे रूल रेगुलेशन बने हुए हैं, कोटपा के तहत इनके चालानिंग का भी है और सजा का भी प्रावधान है। सर, स्कूल के दोनों गेटों पर बीड़ी तंबाकू की दुकान थी, किस प्रकार की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? इनके दोनों के साइड में जो थे दोनों के यहाँ से हटवा दिया गया है, इनका साथ में चालान काट दिया गया है, आगे के लिए वार्निंग दे दी गई है। अगर ये फिर भी ये बार बार इन नियमों का उल्लंघन करते हैं तो जो कार्रवाई बनती है वो नियमों के तहत। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। हरियाणा शिक्षा विभाग की ओर से हरियाणा के 9वीं से 12वीं तक के क्लासों में बच्चों की शिक्षा फिर से शुरू कराने को लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिसके बाद लगता है स्कूलों में बच्चे पहुंचने लगे हैं। इसी को लेकर शुभ आशीर्वाद और शिक्षा विभाग ने स्कूलों में ही बच्चों के कोविड-19 के टेस्ट कराने के लिए स्कूल परिसर के अंदर ही कैंप लगाने का कार्य किया है। इसी को लेकर बल्लभगढ़ के स्वास्थ्य अधिकारी लगातार स्कूलों में बच्चों के कोविड-19 के टेस्ट कर रहे हैं। इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग ने बल्लभगढ़ के राजकीय वरिष्ठ कन्या माध्यमिक विद्यालय में करीब 1500 छात्राओं के कोविड-19 के टेस्ट किए हैं और इनकी रिपोर्ट जो टेस्ट रिपोर्ट आनी है वो 3 दिन के बाद आएगी। अगर कोई भी बच्चा पॉजिटिव पाता है तो उसका इलाज किया जाएगा और होम क्वारंटाइन किया जाएगा। डिप्टी CMO कोटपा के डॉक्टर नरेंद्र कौर आई हुई थी और उन्होंने आदेश दिए थे कि कोई भी उनके पास एक शिकायत थी कि स्कूलों के 100 मीटर के दायरे में कोई भी बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू नहीं बेचेगा और इस चीज़ को मद्देनज़र देखते हुए आज हमने ये क्या नाम है अग्रवाल कन्या स्कूल के आसपास 2 बीड़ी सिगरेट वालों को वार्निंग भी दी, उनका चालान भी काटा और साथ में स्कूल के जो अधिकारी हैं उनको भी अवगत कराया है कि ये अगर दोबारा इन रूलों का उल्लंघन करते हैं तो इसकी कंप्लेंट पुलिस और स्वास्थ्य विभाग को इन्फॉर्मेशन ज़रूर दे। इसके अलावा और भी लगभग दर्जनों चालान काटे गए हैं। इसको भी यहाँ देखा है अग्रवाल कॉलेज के पास भी, गोपा होटल के आसपास भी 1-2 थे, उनके भी चालान काटे गए हैं। तो सभी को इस सुचारू रूप से कोटपा के नियमों को ध्यान में रखते हुए कोई भी बंदा ना सिगरेट, तम्बाकू और ये उत्पाद
अगर बेचता है तो वैधानिक वो सावधानियां उसको लिखनी होंगी। उसके अलावा किसी भी सिगरेट या पैकेट या बीड़ी के पे 65% पर मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM न्यूज़ के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।